Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science। जैसा कि आप लोगों को पहले से मालूम है कि जब भी हमारी छुट्टी होती है तो हम उस छुट्टी में कोशिश यही करते हैं हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली के लिए। ये प्रकाशों का उत्सव जिसको प्रकाश उत्सव हम लोग बोलते हैं, कार्तिक मास की अमावस्या को ये मनाया जाता है और आज ये वही दिन है इंडिया में। चाहे वो किसी भी रिलीजन के लोग हों, हर रिलीजन के लोग बड़े प्यार से धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। चलिए, तो शाम को हम लोग भी ढेर सारे रिचुअल फंक्शंस हम लोगों को भी करने हैं, क्योंकि आपकी कोई भी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो। तो इसके लिए तो हम कम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि एग्ज़ाम जब भी आएगा तब ना वो फेस्टिवल्स को देखेगा, ना ही वो आपकी परेशानियों को देखेगा, राइट। तो हमें क्या करना है, हमें आज बहुत जल्दी से क्विकली 15 क्वेश्चंस के राउंड्स में हम ये पूरा पेपर जो है 2015 सितंबर का ख़त्म करेंगे। एक्चुअली आप कंफ्यूज नहीं हो, सितंबर 2013 के पेपर की बात कर रहे हैं हम। एक्चुअली एट दैट टाइम होता क्या था कि 3 पेपर हुआ करते थे। पेपर 1 जो जनरल पेपर होता था, पेपर 2 जिसमें कुछ लेवल लेवल के क्वेश्चन रहते थे। जैसे ये समझ लो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जैसे राजस्थान में ना लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का एग्जाम होता है, वैसे ही समझ लीजिए। तो जीएस का अपना जनरल पेपर जो था रहता था, वो अपना एक अलग रहता था, राइट। देन सेकंड पेपर में आपके 50 क्वेश्चन रहते थे, और लास्ट वाले जो पेपर है थर्ड पेपर, उसमें 75 क्वेश्चन रहते थे। तो ये जो 75 क्वेश्चन हैं आपके, वो सारे के सारे 75 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, 15-15 क्वेश्चन के बैच में खत्म कर देंगे। ठीक है, आज हम 1 to 15 क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो टाइम ना खराब करते हुए, आई होप दैट यू विल बी ऑल इन द गुड मोड टू लिसन मी एंड ढेर सारी, फिर से मैं कहता हूँ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। रेडी हो जाइए और चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि जो हमारा पेपर थर्ड होता है, पेपर थर्ड में हम लोग क्या करते थे, पेपर थर्ड में एक्चुअली हमारे 75 क्वेश्चन होते हैं, राइट। और 75 क्वेश्चन को हम लोग कितने 5 क्लासों में खत्म करेंगे। पहली क्लास में 1 से 15 तक, देन 30, 45, 60 और 75 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग ये कितनी कर देंगे, 5 क्लास में पूरा पेपर आपका ये खत्म हो जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं शुरुआत करते हैं पेपर नंबर 1 से। आप सब लोगों की बहुत काफ़ी शिकायत ये आ रही थी कि हिंदी में भी सर क्वेश्चन सॉल्व कराइएगा, तो मैंने कोशिश की है कि हिंदी में क्वेश्चंस को लाने के लिए, सारे क्वेश्चंस के लिए मत बोलिए, ठीक है ना। मैंने कोशिश की है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपके लिए हिंदी में आ सके। आप कुछ ये समझ लीजिए कि मेरी तरफ से ये छोटा सा दिवाली का तोहफा है आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चंस हमारे हिंदी में भी रहेंगे और इंग्लिश में भी रहेंगे, तो आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट्स। लेट्स बिगिन द क्लास। ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर इन द रिंग ऑफ ओलंपिक फ्लैग। इसकी ट्रिक भी मैंने पहले आपको बताई थी कि एक्चुअली इसमें किस तरह से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। इजी, बहुत सारी चीजें कहाँ तक रटेंगे, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें धीमे धीमे छोटी छोटी ट्रिक्स के साथ ही चीजों को याद करते रहना है। चलिए, हिंदी में भी आप देख लीजिए। हिंदी में क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, राइट। हिंदी में क्वेश्चन दिया है, इंग्लिश में आपको क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन से आपको कोई भी शिकायत नहीं हो सकती, ठीक है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए हम लोग चलेंगे, देखेंगे ब्लू, रेड, येलो, ब्लैक और ग्रीन। अच्छा, एक्चुअली होता क्या है, ये 5 छल्ले होते हैं हमारे। कितने होते हैं, 5 रिंग्स होती हैं। 3 ऊपर होते हैं और 2 हमारे नीचे होते हैं, और ये सारी की सारी रिंग क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती है, इंटरकनेक्टेड। अब क्या है, बेसिकली हमें इनका ऑर्डर देखना है। जल्दी से आप आंसर करें फटाफट। मैं आपको 5 से 6 और जो भी हार्ड क्वेश्चन रहेगा उसमें 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा और आप लोग उसको करेंगे। चलिए ठीक है, इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। सही विकल्प का चयन करें। ओलंपिक ध्वज के छल्लों का सही क्रम क्या होता है, नीला, लाल, पीला, हरा, नीला, हरा, लाल, पीला, राइट। नीला, पीला, लाल, हरा, लाल, नीला, काला, लाल, पीला और हरा। जल्दी से, चलिए ठीक है, अब हम इसका आंसर करते हैं फटाफट। आपने आंसर लगा लिया होगा एग्जैक्ट। चलिए, एक्चुअली मैंने एक B/B/G/R, ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या, B/B/G/R, ठीक है, ये सही क्रम है। तो देखिए सबसे पहले क्या आता है, ब्लू, राइट, देन येलो, देन ब्लैक, देन ग्रीन, देन रेड। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को करेंगे, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, द टाइम टेकन फॉर द मूवमेंट टू अकर
its initiation to its termination is called. समझने की क्वेश्चन को कोशिश करें क्वेश्चन की, क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन सिंपली आपसे पूछ रहा है कि कोई भी मूवमेंट है जो जनरेट हो रहा है, राइट। तो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू टेल दैट व्हाट आर दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दैट मूवमेंट टिल टू एंड ऑफ दैट मोमेंट, ठीक है। यहाँ टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म, ठीक है। तो कोई भी, यहाँ हिंदी में थोड़ा सा इसको आंदोलन लिख दिया तो आप लोग इसको मैनेज करेंगे, ठीक है। अब ये हिंदी का है, ये मुझे हिंदी इतनी ज्यादा तो ट्रांसलेट करना आती नहीं है, ठीक है। तो जो भी ट्रांसलेशन से आएगा वही आपको देखना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये आपका मूवमेंट है, ठीक है। मूवमेंट को इसने लिख दिया है, राइट। तो कोई भी मूवमेंट क्या है, ये एक्ट बोल सकते हो आप, ठीक है। कोई भी एक्शन है, ठीक है, वे ऑफ एक्शन है। तो इसमें ये क्या बोल रहा है, कह रहा है कि मूवमेंट इनिशिएशन से टर्मिनेशन तक का टाइम क्या होता है, राइट। तो जल्दी से आप आंसर करें फटाफट, फिर मैं आपको आंसर बताता हूँ इसका, राइट। या एग्जैक्टली, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे आंसर है। तो रिएक्शन टाइम का बेसिकली क्या मतलब होता है कि जब भी हम कोई इवेंट कर रहे हैं, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ किस्सा, स्प्रिंट स्टार्ट का, स्प्रिंट स्टार्ट का, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सारे प्लेयर्स जो है वो अपना, ठीक है, सेट की कंडीशन में है, ठीक है, रेडी सेट, और जैसे ही गो का सिग्नल मिलेगा क्या होता है, इम्पल्स, इम्पल्स टू एक्ट। जहां से सिग्नल मिला और सिग्नल से मिलने के बाद जैसे यहाँ पे गन शॉट हुआ, क्या हुआ, गन शॉट, और गन शॉट के बाद कितना टाइम लिया पिकअप के लिए, ठीक है, एक्शन को मोबिलाइज करने के लिए कितना टाइम लिया गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम, ठीक है। रिफ्लेक्स टाइम क्या होता है, रिफ्लेक्स, पहले तो ये समझिए रिफ्लेक्स क्या होता है, ये एक तरह से वो एक्शंस जिसमें ऑटोमेटिक चीजें हों, क्या रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हुए हैं, आपको किसी ने पिन चुभो दी, तो आप अचानक से बिना कुछ सोचे समझे अपना हाथ हटा लेते हैं, राइट। वो होती हैं इस टाइप की एक्शंस, ठीक है, जिसमें कि मैं अपने माइंड को कोई काम नहीं करना पड़ता है, ठीक है। ये बात भी आप याद रखेंगे कि माइंड का कोई भी यूज नहीं हो और एक्शन हो जाए, किसके हेल्प से, स्पाइनल कॉर्ड के हेल्प से, राइट। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड में सेव रहती है। जैसे बचपन में कभी आपका हाथ जल गया या किसी ने आपको बता दिया कि आप किसी गर्म चीज को छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, तो वो चीज क्या है ना, वो आपके एक तरह से इंटरनलाइज हो गई आपके अंदर। अब आपको कभी भी अगर उसका एहसास हुआ अचानक से, राइट, तो आप क्या करेंगे, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक रिएक्ट करती है, राइट। वहां आपको सोचने का टाइम नहीं मिलता, सोचने का टाइम नहीं मिलता और आप सोचते भी नहीं है, और उसके बावजूद आप क्या करते हैं, तुरंत से रिएक्ट कर देते हैं, राइट। तो रिएक्शन टाइम हो गया, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। रिफ्लेक्स टाइम बिल्कुल अलग है। देन मूवमेंट टाइम, मूवमेंट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम, रिस्पॉन्स टाइम ये समझ लीजिए रिएक्शन टाइम और रिस्पॉन्स टाइम लगभग सेम है, लगभग क्या है, अप्रोक्सीमेटली सेम, नाम बदल के यूज किया है। तो इसका क्या होगा, मूवमेंट टाइम आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मूवमेंट मतलब कोई भी एक्शन है, एक्शन को करने के लिए कहां से बिगिनिंग और एंड में जो टाइम लगा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मूवमेंट टाइम। आंसर क्या हो जाएगा, मूवमेंट टाइम, ठीक है। तो क्या आपका सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जानेंगे अगले क्वेश्चन, राइट। सी आंसर इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, द वुमेन टुक पाथ फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओलंपिक गेम्स इन द इवेंट्स। मतलब जब आपका ओलंपिक मूवमेंट शुरू हो गया, सॉरी ओलंपिक मूवमेंट हो या ओलंपिक आप गेम की बोलो, तो ओलंपिक गेम जो है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे खेला जाने लगा, राइट। लेटर क्या हुआ कि उसमें पहले मेंस की एंट्री थी, लेटर द वीमेंस स्टार्ट टू पार्टिसिपेट। अब क्या करना है, आपने ये बताना है कि जो वुमेन्स का पार्टिसिपेशन शुरू हुआ वो व्हाट वाज द वेरी फर्स्ट गेम, फ्रॉम वेयर, विद व्हिच गेम द वीमेन स्टार्ट टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक गेम, ठीक है। तो इतनी सी बात आपने बतानी है। सो वी आल्सो टॉक अबाउट द हर्डल 100 मीटर एंड 200 मीटर रनिंग, लॉन टेनिस एंड इक्विस्टेरियन, लॉन्ग जंप एंड हाई जंप, एंड फाइनली पुट इन द शॉट एंड जैवलिन थ्रो। तो इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जिसमें वीमेंस ने सबसे पहले पार्टिसिपेशन करा, ठीक है। आपने सिंपल सा आंसर देना है। अब हम इसका हिंदी वर्जन भी देख लेते हैं, राइट। हिंदी में अगर देखेंगे तो सही विकल्प का चयन करें, खेलों में पहली बार महिलाओं ने ली राह, मतलब महिलाओं ने
पार्टिसिपेट कब करा था? 100 मीटर और 200 मीटर में करा था, लॉन टेनिस और घुड़सवारी में करी थी, लंबी कूद और ऊंची कूद, या फिर शॉर्ट एंड जेवलिन थ्रो में सबसे पहले उन्होंने पार्टिसिपेट करा था, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले लॉन्ग जंप और हाई जंप में वीमेंस ने पार्टिसिपेट करा था, तो सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। वी विल ट्राई टू नो अबाउट इससे, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और काफी सारी चीजें हम एक्सप्लोर भी कर सकते हैं इससे। द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, वेरी फिरल वेसो कॉन्ट्रैक्शन अराउंड द वुंड इज इनिशिएटेड बाय। अभी देखिए, इसको समझने की आप कोशिश करें। ये कह रहा है कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है, ठीक है, जब कोई वुंड हुआ है, मतलब कोई भी आपको घाव हो गया है, राइट, उसमें वैसो कॉन्ट्रैक्शन की कंडीशन जो है वो किस तरह से इनिशिएटेड होगी, मतलब कौन सी टाइप की थेरेपी आप दें जिससे वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो, ठीक है। चलिए अब इसको समझने की भी कोशिश करिए आप। ये कह रहा है, राइट, अब सबसे पहले बात आती है डायथर्मी की। तो डायथर्मी क्या है? डायथर्मी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वेव्स देते हैं हम लोग, ठीक है, हीट देते हैं हल्की फुल्की। डायथर्म, थर्म से ये समझ लीजिए ये हीट गिवन है, ठीक है, क्या है? हीट गिवन। उसकी अगर बात करें जाए हाइड्रोथेरेपी, इट्स रिलेटेड टू वाटर, जिसमें आपका जकूजिया बात वगैरह हो गया, ये सारा का सारा वही ही हॉट एंड कोल्ड बात आती है, हॉट एंड कोल्ड बाथ थेरेपी, ठीक है, अल्टरनेटेड वायर पूल, ये सारे के सारे किसके हैं? ये हाइड्रोथेरेपी के पार्ट है। देन क्रायोथेरेपी, क्रायोथेरेपी जस्ट रिलेटेड टू द आइस, आइस से जो थेरेपी की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा ही प्यार से, क्या बोलते हैं इसको? क्रायोथेरेपी हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट कि इतनी बात आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट ये चीज मैं आपको बता दूं, डायापल्स जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायापल्स की अगर मैं बात करूं तो डायापल्स क्या है? एक पर्टिकुलर टाइप की डिवाइस है जो क्या करती है? डीप डीप हीट प्रोवाइड करती है, हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हीट इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी कभी कभी आ जाती है, क्या है? PEMF, ठीक है, PEMF क्या है? PEMF को क्या बोलते हैं? PUL, पल्स्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसको भी आप याद रखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका क्रायोथेरेपी, सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 इज द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉलोइंग। अब इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अप्रोच जो है वो आपका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को नहीं दिखाता है, ठीक है। इसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में बात कर रहा है, इज नॉट एन अप्रोच टू, ये थोड़ा सा यहाँ पे ठीक कर लीजिए आप इसको, ये टाइपिंग मिस्टेक काफी हो जाती है, ये टू नहीं है, ये सिर्फ टीओ है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। जल्दी से आप आंसर करें, मैं आपके लिए हिंदी का जो क्वेश्चन है वो भी खोल देता हूँ, ओपन कर देता हूँ, जिससे कि आपको और आसानी हो जाए उसको समझने में, राइट। निम्नलिखित में से विकल्प का चयन करना है आपको, सूची में से संगठनात्मक बिहेवियर जो है वो कौन सा नहीं है? अंत विषय दृष्टिकोण, उत्पादकता दृष्टिकोण, अंतछर दक्षता दृष्टिकोण है आपका, या आकस्मिक प्रस्ताव इसमें से, ठीक है। जल्दी से फटाफट आप लोग पढ़ें और आंसर करें इसका। मैं आपको इसमें, या 5 सेकंड इज इनफ, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। या तो आप क्लास कर रहे हो फिर कंटिन्यूसली, हाँ। चलिए वेरी नाइस। चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। देखिए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच जो है होना बहुत जरूरी है जब आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। इंटरडिसिप्लिनरी का क्या मतलब है? मोर देन वन डायमेंशन, मीन्स you have the knowledge about, for example, you have the knowledge about the accounts, you have the knowledge about the management, you have the knowledge about the physics, chemistry, mathematics or various kinds of subjects, right? अगर एक से ज्यादा आपके पास प्रोफिशिएंसीज हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स मैनेजमेंट को इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट माना जाता है क्योंकि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में वो बहुत सारी चीजों को इनकलकेट करा जाता है, ठीक है।
अब हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की बात। प्रोडक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब आप आउटकम गिवन नहीं है, तो फिर मतलब ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आपका ये नहीं माना जाएगा। देन इंटर एफिशिएंसी। इंटर एफिशिएंसी का मतलब क्या है? एक होता है इंटर, दूसरा होता है इंट्रा। जब इंटर की बात होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल की बात होगी। मतलब आप ये समझ लीजिए कि यू एंड योर ग्रुप। ग्रुप में क्या भी हो सकते हैं? सुपीरियर लोग भी हो सकते हैं आपसे, और इंफीरियर भी हो सकते हैं, ठीक है, सबऑर्डिनेट भी हो सकते हैं। तो इन सब के साथ आपने क्या करना है? इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के रखना है जिससे कि जो आपका आउटकम का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी की मतलब कितना परिपक्वता से आपने काम किया है, कितना ज्यादा बेहतरी से काम किया है, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी, ठीक है, नियर टू परफेक्ट, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा? कंटेंजेंसी अप्रोच नहीं होती है। मतलब आपने ये प्लान बना के रखे हैं 2 3 4 कि ये प्लान फेल हो जाएगा तो ये वाला करूंगा, ये प्लान फेल हो जाएगा तो ये वाला करूंगा। Instead of that, you need to give your 100% to make a particular plan, and for to execution and implementation, or finally destined to get the final destination, or that aim should be achieved by you, instead of thinking around 2 3 4। कंटिजेंसी प्लान बनाना बेकार नहीं है, लेकिन जो रियलिटी देखा जाए, ऑर्गेनाइजेशनल जो बिहेवियर रहे, उसमें यही कोशिश की जाती है कि जो आपका फर्स्ट प्लान है वो ज्यादा बेहतर से काम करे। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी, कंटेंजेंसी प्रस्ताव जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का पार्ट नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मतलब ये होता है कि आप वन शॉट में लें और काम को खत्म करें। इतना परफेक्ट आप प्लान बनाएं, कितना एफिशिएंसी के साथ आप प्लान बनाएं कि आपके प्लान में वो कोई कमी नहीं रहनी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज स्कूल हेल्थ प्रोग्राम डज नॉट इंक्लूड। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम जो है इनमें से किन किन को नहीं इंक्लूड करता है? हेल्थ इंस्ट्रक्शंस को, हेल्थ सुपरविजन को, हेल्थ सर्विसेज को, या हेल्थ रिसर्च को, ठीक है। चलिए जल्दी से, इसमें तो आपको टाइम नहीं मिल रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें सबके आंसर सही आने ही वाले थे। ऑल राइट, ऑल राइट। चलिए हम एक बार फिर इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, हेल्थ की इंस्ट्रक्शन बच्चों को दी जाती हैं। जैसे आपको PHE का जो पीरियड है वो गवर्नमेंट ने क्या किया? ये कंपलसरी कर दिया। कंपलसरी स्पोर्ट एक्टिविटी तो कंपलसरी है ही। दूसरा, जो मेन स्ट्रीम इसको कैरिकुलम में ला दिए हैं, जिससे कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट की बात करूं तो मैं ज्यादातर स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जो ऑप्ट करते हैं किसको? फिजिकल एजुकेशन को, 12th स्टैंडर्ड में या फिर 10th स्टैंडर्ड, राइट। तो हेल्थ के इंस्ट्रक्शंस दिए ही जाते हैं। सैनिटाइजेशन से रिलेटेड आप देखेंगे स्कूल में ढेर सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं डे टू डे और टाइम टू टाइम, राइट। देन हेल्थ सुपरविजन। हेल्थ सुपरविजन का आप डायरेक्टली एग्जांपल कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए, हर स्कूल के पास जो बच्चों का BMI का डेटा आपको मिल जाएगा। Once I was visiting in a school and I was surprised that why the people are taking such kind of the measurement, weight and height. Then finally when I meet to one of my senior and I ask him that what kind of the things are going on here, तो उन्होंने बताया कि ये हेल्थ सुपरविजन के लिए हम लोग क्या करते हैं? काउंट करते हैं कि हमारे पास जो बच्चा है उस समय पे उसकी BMI क्या थी और अभी उसकी BMI क्या है, राइट। ये क्या है? एक इजी टूल है जिससे कि हम एक तरह से एक रिकॉर्ड रख सकते हैं। बाकी चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, रियल, और वो थोड़ी कॉस्टली भी होती हैं, टाइम स्पेंडिंग भी होती है काफी। और ये तो नॉर्मल है। वेट आप आसानी से कर सकते हो, हाइट आप आसानी से कर सकते हो। या नीड टू पुट बोथ ऑफ दीज क्वांटिटी इन अ सिंपल फॉर्मूला। BMI में लिख देता हूँ इसको, केजी में आपका वेट हो गया प्लस हाइट आपकी मीटर में स्क्वायर हो जाता है। तो ये सिंपल BMI का फॉर्मूला है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है? हेल्थ सर्विसेज। हेल्थ सर्विसेज आपको मिलती रहती हैं, राइट। हेल्थ रिसर्च वहां पे नहीं होती, क्योंकि हेल्थ जब रिसर्च का पार्ट आप पढ़ेंगे तो आप यूनिवर्सिटीज में पहुंच जाएंगे। यूनिवर्सिटी एजुकेशन जो है वो आपको हेल्थ रिसर्च प्रोवाइड कराती है। स्कूल का पार्ट हेल्थ रिसर्च का नहीं है, ठीक है। तो डी आंसर इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे, जानेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 7। रेशनल इक्विवेलेंस इज अ मेथड ऑफ मीजरिंग। रेशनल इक्विवेलेंस जो है वो मेथड किसके मेजरमेंट का है? ठीक है, वो मेजरमेंट करता है फेस वैलिडिटी को, टूर्नामेंट स्टैंडिंग को, रिलायबिलिटी को, या ऑब्जेक्टिविटी को। हिंदी में पढ़ा लेते हैं इसको। परमेय तुल्यता मापने की विधि क्या है? चेहरा विदिति, टूर्नामेंट स्टैंडिंग, विश्वसनीयता, और आपकी निष्पक्षता, निष्पक्षतावाद, राइट। ये इतना भी इजी नहीं है हिंदी पढ़ना, है ना। चलिए, वेरी नाइस।
ये एक्चुअली ऐसे भी होता है कि जब आप किसी भी एकेडमिक्स में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में अपना एकेडमिक्स कंप्लीट करते हैं तो उनका जो रियल मीनिंग दूसरी लैंग्वेज में काफी इजी इसलिए नहीं होता कि आप उसके लिए यूज टू नहीं होते हैं, राइट। चलिए बेहतरीन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, तो इसका आंसर ऑलमोस्ट ज्यादातर बच्चों का सही आया एंड आई एम रियली रियली हैप्पी फॉर दैट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। बाकी फेस वैलिडिटी की बात हो गई, राइट। इसमें टूर्नामेंट स्टैंडिंग की बात हो गई, रिलायबिलिटी की सिंपल सा वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। उस वर्ड से कोई भी इसको आंसर को सीधे सीधे लगा सकता है, इसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हुआ है, राइट। रैशनल इक्विवेलेंसी की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, रैशनल। फॉर एग्जाम्पल होता क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टेस्ट है मेरे पास, टेस्ट 1, और ये क्या है, टेस्ट रिजल्ट। ये एक टेस्ट है, तो टेस्ट रिजल्ट 1, टेस्ट रिजल्ट 2, टेस्ट TR कर देते हैं इसको, TR1, TR2, TR3। अब ये समझ लीजिए अगर ये टेस्ट रिलायबल है, राइट, तो इसकी रैशनल इक्विवेलेंसी क्या होगी, वो लगभग 0 हो जाएगी सबकी, राइट। यहाँ पे भी जैसे टेस्ट का स्कोर जो है वो 10 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 10 नियर अबाउट 10 जो है वो आना चाहिए, ठीक है। तो ये किसको नापता है, ये मेथड ऑफ रैशनल इक्विवेलेंस जो है वो इंडिकेट करता है रिलायबिलिटी की तरफ। आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। द क्वेश्चन नंबर 8 इज, चलिए सही विकल्पों का चयन करना है। एक अंक जिसे प्राप्त अंक की तुलना की जाती है, इसके साथ क्या है, आंकड़े, आदर्श, प्रथम स्कोर या ग्रेड। अ स्कोर टू विच ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड इज डेटा, नॉर्म, प्राइमरी स्कोर और ग्रेड्स। चलिए इस क्वेश्चन के साथ, ये इजी है, सबको आंसर तो इसका मालूम ही होगा, ठीक है, तो बहुत ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन बाकी चीजें क्या हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। डेटा, चलिए मैं पूरा ही समझा देता हूँ। एक होता है बेसिकली, हम जब बात करते हैं इन सारी चीजों में तो हम लोग बात करते हैं किसकी, टेस्ट की, ठीक है। देन टेस्ट के बाद क्या आता है, मेजरमेंट। देन टेस्ट मेजरमेंट के बाद फिर क्या आता है, एवेल्युएशन। ठीक है, अब इसको समझें। टेस्ट क्या है, एक टूल हो सकता है, एक मशीन हो सकती है, ठीक है, एक क्वेश्चन पेपर हो सकता है, क्वेश्चन आयर हो सकता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डेटा गेट करते हैं, डेटा को गेट करते हैं। ये क्या है, इट इज अ टूल और इंस्ट्रूमेंट। इतनी बात क्लियर है क्या। नेक्स्ट हम लोग मेजरमेंट की बात करें कि अगर इस टेस्ट से हमने कोई भी डेटा अगर न्यूमेरिक्स की फॉर्म में या फिर ग्रेड्स की फॉर्म में अगर ले लिया, जैसे 2.5 हाइट, 3.5, 4 फीट, तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, डेटा। अब इस डेटा के बेसिस पे मैं ये इन्फ्रेंस कर दूं कि क्लास में सबसे लंबा लड़का कौन सा है, क्लास में सबसे छोटा लड़का कौन सा है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रैशनल इक्विवेलेंस, और रिलायबिलिटी भी इसको बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इवैल्यूएशन, ठीक है। हमने जो हमारे पास डेटा था, टेस्ट के थ्रू जो डेटा हमने कलेक्ट करा था, उसके बेसिस पे हमने ये निकाल लिया कि क्लास में सबसे बड़ा लड़का कौन सा है, क्लास में सबसे छोटा लड़का कौन सा है अकॉर्डिंग टू हाइट, ठीक है। तो ये हो गया आपका इवैल्यूएशन। अच्छा, इसमें जो हमने मेजरमेंट में जो यहाँ पे डेटा गेट करा था, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन गेट करी थी हाइट के बारे में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा। नॉर्म क्या होता है, ये एक तरह से प्री डिटरमाइंड वैल्यू होती है, प्री determined value with which we compare our result। अपने रिजल्ट को हम लोग कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्म, ठीक है। दूसरा क्या है, प्राइमरी स्कोर। क्या होता है प्राइमरी स्कोर, जैसे आपने एक टेस्ट डिजाइन किया और रॉ डेटा आप ले रहे हैं, फर्स्ट हैंड डेटा को हम लोग प्राइमरी डेटा कहते हैं। ग्रेड क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल दो तरह के डेटा हम लोग करते हैं, क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब देखिए क्वांटिटेटिव में तो क्वांटिटी के बारे में बात होती है, क्वालिटेटिव में क्या है, जैसे मैंने ग्रेड दे दिए फॉर एग्जांपल, कि अगर एक लड़का ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, तो उसको हैंडसम दे दिया, एवरेज हैंडसम, ठीक है, एवरेज, फिर उसके बाद मोस्ट हैंडसम, ग्रेट हैंडसम, ऐसे कुछ करके जो आपने ग्रेड जो है वो आप देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल
इस तरह से समझिए कि किसी के 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आ रहे हैं तो हम क्या देते हैं उसको ओ ग्रेड दे दिया, 100 to 90 मार्क्स आ रहे हैं उसको ए प्लस ग्रेड दे दिया मैंने, ठीक है। वैसे ही आपका 80 to 90 जो आ रहा है, ठीक, ए प्लस प्लस, इसको ए प्लस दे दिया, राइट। ऐसे ही करके फिर बी सी डी जो कुछ भी, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ग्रेडिंग करते हैं एक पर्टिकुलर रेंज के थ्रू, ठीक है। तो आई होप दैट कि ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, नॉर्म, क्योंकि पहले से गिवन डेटा है ए स्कोर विच इज ऑब्टेन्ड स्कोर इज कंपेयर्ड, जो हमें पहले से ऑब्टेन्ड स्कोर है उसके साथ हम कंपेयर कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्म जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 में किस तरह से बात करेगी, ठीक है। इसमें कह रहा है सही विकल्प का चयन करें। एसेटाइलकोलाइन जो है वो क्या है, उत्तेजक रासायनिक ट्रांसमीटर है, पर्याय रासायनिक ट्रांसमीटर है, आलिंद पेसमेकर का आराम है, या स्टेरॉइड का फॉर्म है, राइट। देन हम लोग इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। एसेटाइलकोलाइन एक्सेटरी केमिकल ट्रांसमीटर है, इनिविटेबल केमिकल ट्रांसमीटर है, रिफ्लेक्सिव और आर्टियल पेसमेकर है, या स्टेरॉइड फॉर्म है। सॉरी। चलिए, तो सिंपली इसका आंसर क्या है, सिंपली ये क्या है, ये एक एक्साइटरी केमिकल ट्रांसमीटर है। जब मैं आपको, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जब मैं क्या पढ़ा रहा था आपको, मसल फाइबर पढ़ा रहा था, तो मसल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन में मैंने इसको आपको पढ़ाया था कि जब क्या करते हैं, जब लोग एटीपी का जब ब्रेकडाउन होता है, राइट, तो फाइनली एटीपी के ब्रेकडाउन से जो हम लोग किससे, कार्ब साइकिल जो मैंने अभी पढ़ाई नहीं है उसको पढ़ाऊंगा, जैसे ही हम लोग बायो एनर्जेटिक्स की बात करेंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे सारी चीजों को। तो कार्ब साइकिल में क्या करते हैं, जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज के बाद ग्लूकोज का ब्रेकडाउन शुरू होता है और लास्ट में हम लोग इस तरह साइकिल में घूम रहे होते हैं, तो बीच में एसिटिलकोलाइन क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेकडाउन में, ठीक है। इतनी सी बात अभी आप याद रख लें, मतलब ए आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी चीजें हम लोग बाद में जब क्वेश्चन करेंगे तब हम उन लोगों उन चीजों को समझेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सप्रेशन ऑफ एल्टीट्यूड इज responsive to the questionnaire may cause to respondent think alter their altitude in time of post test. This effect is known as. बात समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हिंदी में भी पढ़ देता हूं मैं उस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा मुझे समझ में तो आती नहीं है, राइट। अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति क्या प्रश्नावली का उत्तर है जिसके कारण उत्तरदाता को परीक्षा के बाद में अपनी ऊंचाई बदलने के बारे में सोचना पड़ सकता है। इसके प्रभाव के रूप में जाना जाता है परिपक्वता, प्रतिक्रियाशीलता, प्रशिक्षण प्रभाव और प्रतिगमन प्रभाव, राइट। अब इसको आप समझने की कोशिश करें, ये क्या है, एक्चुअली ये है, इसमें ये कहा गया है कि एक्सप्रेशन ऑफ एल्टीट्यूड इज रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चनर। और रिस्पोंडेंट को क्या है, उसकी ये थिंकिंग है कि एल्टीट्यूड मतलब टाइम पे प्री और पोस्ट की बात कर रहा है, ठीक है, पोस्ट टेस्ट। अब वो सोचता है कि इसका इफेक्ट जो है वो इस तरह से हो कि वो मतलब उसको चीजें जो है वो बदलनी पड़ जाए, इफेक्ट जो है वो बदलने पड़ते हैं। जैसे मैंने कुछ ये सोचा कि जैसे हम जैसे जैसे हाइट पे ऊपर जाएंगे तो हीट बढ़ती होगी, राइट। लेकिन बाद में जब मैंने किताबों को पढ़ा और जाना तो हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, और 163 किलोमीटर ऊपर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो कम हो जाता है, राइट। तो क्या होगा, मुझे अपना जो रिस्पॉन्स था, पोस्ट टेस्ट रिस्पॉन्स था, वो बदलना पड़ेगा, राइट। और जब कोई चीज बदली जाती है, ठीक है, तो वो किस 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 कैटेगरी में जाएगी वो आपने बताना है, जल्दी से बताइए आप। वो मैचुरेशन इफेक्ट होगा, रिएक्टिव इफेक्ट होगा, ट्रेनिंग इफेक्ट होगा, या रिग्रेशन होगा, राइट। चलिए जल्दी से आंसर करें आप फटाफट, या एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब देखिए मैचुरेशन का क्या मतलब होता है, मैचुरेशन का मतलब यह है कि जैसे हम कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं उसमें हम लोग क्या है उसको अडेप्ट कर ले रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो ये मैचुरेशन इफेक्ट होता है। रिएक्टिव इफेक्ट का क्या मतलब होता है, रिएक्टिव ये है कि अगर मैंने कोई भी आपको टास्क दिया और कुछ बताया और बताने के बाद आप उसको सीख गए, मतलब मैंने जो इम्पल्स दिया उस पर आपने प्रतिक्रिया दी, दैट इज कॉल्ड रिएक्टिव इफेक्ट। देन ट्रेनिंग इफेक्ट मीन्स अगर मैं आपको कुछ पर्टिकुलर स्किल्स जो है वो बता रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे बोल रहा हूँ कि आप शैडो प्रैक्टिस करिए, राइट। अब शैडो प्रैक्टिस के बाद देख रहा हूँ कि मैं जो रियल प्रैक्टिस है उस रियल प्रैक्टिस में भी आप अच्छा कर रहे हैं, राइट। तो ये क्या होगा, ट्रेनिंग इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे वेट ट्रेनिंग को ले लीजिए आप, पहले शुरुआत में ही आपको जब आप जिम में जाते हैं तो वेट ट्रेनिंग में आप ऐसा तो करते नहीं है कि जाते जाते आप 100 किलो वजन को जो है वो उठाने लग जाएंगे, राइट। तो आपको ट्रेनर क्या करता है, वो धीमे धीमे आपको वेट देता है, फिर उसको अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देता है, देन अगेन कंटिन्यूअसली हम उसको क्या करते हैं, बढ़ाते रहते हैं, राइट।
तो वो क्या है, वो ट्रेनिंग का इफेक्ट आता है। देन रिग्रेशन इफेक्ट क्या है, रिग्रेट मतलब एक तरह से अपने आप को वापस खींच लेना, बदल लेना अपने आप को, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, जानेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट है, ठीक है। द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना है इसमें से। द कंपटीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस थ्रू विच द सक्सेस इज मेजर्ड बाय। सक्सेस जो है वो किस बात से मेजर करी जाती है, किस में, कंपटीशन में। अब आपके पास जो ऑप्शंस हैं, उन ऑप्शन से क्या करना है, आपने आंसर को चूज करना है, ठीक है। आप अच्छे से चूज करें इसको, जाने समझें, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है और ये कहूँ इजी भी नहीं है बहुत ज्यादा, राइट। तो अच्छा क्वेश्चन है, समझें आप, और आई होप दैट कि आपसे अच्छे अच्छे आंसर्स मिलेंगे और आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी ऑल दीज आंसर्स, ठीक है। तो पहला आपके पास जो ऑप्शन है वो क्या है, डिटरमाइनिंग हुज रीचेज सर्टेन लेवल ऑफ एक्सीलेंस। ये कह रहा है कि सक्सेस जो है एक कंपटीशन के टर्म में किस तरह से आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। कोई कंपटीशन हो रहा है, उस कंपटीशन में किसी को सक्सेसफुल कब माना जाएगा, राइट। डिटरमाइनिंग दोज रीचेज सर्टेन लेवल ऑफ एक्सीलेंस, कुछ एक लेवल का एक्सीलेंस उसके पास पहुंच जाए तो हम उसको क्या मान लेंगे, सक्सेसफुल मान लेंगे, ठीक है। एक तरह से विनर मान लेंगे, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि पहले से नॉर्म तो डिफाइन होते नहीं है किसी भी गेम के, तो ये आंसर हमारा कट जाएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, कमिंग प्रेजेंट परफॉर्मेंस विद द पास्ट परफॉर्मेंस, ये भी लगभग पोस्ट एक्स फैक्टो की तरह है ये, राइट। तो यहाँ भी नहीं होगा कुछ भी। स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस सेट बाय दोज हु हैव परफॉर्म इन द पास्ट, मतलब ये ऐसा है कि कंपटीशन में जो उसेन बोल्ट जी हैं उन्होंने 9.58 का रिकॉर्ड बना दिया, अब अगले कंपटीशन में कोई तब तक नहीं जीतेगा जब तक 9.58 का तोड़ेगा नहीं, तो ऐसा नहीं होता, राइट। क्या होता है, कंपेयरिंग अचीवमेंट ऑफ दोज परफॉर्मिंग टू द सेम एक्टिविटी अंडर द सेम सर्कमस्टांसेस, मतलब जैसे यहाँ कोई रनिंग हो रही है, उस रनिंग में जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उस पार्टिसिपेशन में से हमें ये देखना रहेगा कि उस पार्टिसिपेशन में से जो सबसे बेस्ट करेगा वो विनर होगा, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको समझ लेनी है, राइट। तो क्या हो जाएगा, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब आप समझने की कोशिश करें, एबडक्शन ऑफ रिस्ट जॉइंट इज नोन एज, जो रिस्ट जॉइंट है उसका एबडक्शन जो है वो क्या कहलाता है, ठीक है। कलाई के जोड़ का अपहरण रूप जाना जाता है, अल्नर फ्लेक्शन, रेडियल फ्लेक्शन, ठीक है, सुपाइनेशन और आपकी प्रोनेशन। ये क्या है, आप देखिए हाथ सिंपली, अब जो आपका हाथ रहता है, राइट, उसमें आप लोग, अब ये क्या करना है आपने, ये क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, और दूसरा आपका फ्लेक्शन करना है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन देखना है। फ्लेक्शन और एक्सटेंशन का सीधा सीधा मतलब क्या है, ये आपका फ्लेक्शन और एक्सटेंशन टर्म तभी आती है जब एंगल जो है या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है एट जॉइंट। तो ये आपने ध्यान रखना है और आपने आंसर देना है कि अल्नर फ्लेक्शन होगा, रेडियल फ्लेक्शन होगा, सुपाइनेशन होगा या प्राइमेशन होगा, ठीक है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। एबडक्शन का मतलब आपने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना, मीडियल प्लेन की तरफ आप आइए, मीडियल प्लेन से दूर जाएगा जो भी इवेंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एबडक्शन। और मीडियल प्लेन की तरफ जो आएगा कोई भी बॉडी पार्ट उसको क्या बोलेंगे, एडक्शन, ठीक है। चलिए बेहतरीन। तो आप क्या करिए, एनाटॉमिकल पोजीशन में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैसे कह सकता हूँ, इस तरह से ये समझ लीजिए, यहाँ पे आपका हाथ है, ये आपकी एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, राइट। अब एनाटॉमिकल पोजीशन से आप क्या करें कि आपका हाथ जो है वो अंदर की तरफ आए, राइट। आप क्या करें कि अंदर की तरफ मूवमेंट हो, राइट। यस एग्जैक्टली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेडियल फ्लेक्शन हो जाएगा, जिसमें क्या होगा कि आपका हैंड जो है वो इनसाइड मूवमेंट करेगा, ठीक है। चलिए, यस एग्जैक्टली। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं क्या कि जो आपकी रेडियस और अल्ना दो ही बोन तो होती है इसमें, ठीक है। इसको इधर की तरफ मूवमेंट करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाएगा, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, ये बाहर की तरफ होती है, ठीक, जहां पल्स काउंट होती है आपकी बाहर की तरफ, ठीक है। रेडियल आपकी बोन जो होती है उधर की तरफ से यह आएगा, इसलिए आपको उल्टा लग रहा है ये। आप समझ में आ गया, चलिए बहुत बहुत ठीक है। अरुण समझा करो चीजों को, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया। तो इसका मूवमेंट क्या होगा, ये बाहर की तरफ हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम रेडियल रेडियल बोन के संदर्भ में इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रेडियल फ्लेक्शन हो जाएगा।
अगर इसको देखिए, इसको बाहर की तरफ हम लोग भेजेंगे तो ये एडक्शन हो जाएगा ना। तो हमें देखना है, हमें क्या देखना है, वी आर लुकिंग फॉर द टर्म ऑफ एबडक्शन, बाहर की तरफ मूवमेंट चाहिए हमें, ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसका आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलेंगे, जानेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। राइट, ये काफी इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें जल्दी से, मैं आपको टाइम देता हूँ। राइट, दो सामान्य प्रकार के घुमाव रास्ते हैं, कोणीय और गोलाकार हो सकते हैं, वो कोणीय और परवलयिक हो सकते हैं, परिपत्र और घूर्णन, घूर्णी और कोणीय। इंग्लिश में हम लोग पढ़ लेते हैं इसको। टू कॉमन टाइप ऑफ curvilinear pathways are angular and circular, angular and parabolic, circular and rotatory, and final is rotatory and angular, ठीक है। तो इसमें से आपको आंसर करना है, राइट। चलिए जल्दी से आप आंसर करें। या क्वेश्चन नंबर 13, अभी तो हमारे 7 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सॉरी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, 15-15 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, राइट। मुझे नहीं लगता कि आधा घंटे से ज्यादा की क्लास होनी चाहिए, बहुत लंबी हो जाती है ना फिर बैठे बैठे मैं भी परेशान हो जाता हूँ। चलिए, एंगुलर और सर्कुलर, हमें बात क्या करनी है, टू कॉमन टाइप ऑफ कर्वीलिनियर की बात हो रही है। कर्वीलिनियर पाथवे, कर्वीलिनियर का क्या मतलब है कि इसमें कर्व भी हो और लीनियर भी हो, राइट। चलिए बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए अब हम सबको इनको देख लेते हैं। ये क्या बात कर रहा है, रोटेटरी और एंगुलर। देखिए रोटेटरी तो होगा नहीं, रोटेटरी इसलिए नहीं होगा कि यहाँ लीनियरिटी नाम की कोई भी चीज नहीं होगी, राइट। तो इस आंसर को आप काट दीजिए, जिसमें रोटेशन आपको मिल जाए यू हैव टू कट दैट आंसर, ठीक है। सर्कुलर एंड रोटेटरी, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। एंगुलर एंड सर्कुलर, इसको भी काट दीजिए। तो सिंपली वैसे आंसर जो बचा वो आपके पास एंगुलर और पैराबोलिक ही बच गया। अब इसको समझ लीजिए कि होगा कैसे। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपने आंसर मार लिया, ये भी जरूरी है कि आपने आंसर जो मारा है उसके पीछे का कॉज आपको मालूम है कि नहीं। क्योंकि उस कॉज को जब आप समझते हैं तो आपको फायदा क्या होता है, व्हाट विल बी द बेनिफिट, द मोस्ट बेटर बेनिफिट विल बी दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट वन। कि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली एनटीए कभी जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस को बहुत कम पूछता है, ठीक है। एक वो आइडियल क्वेश्चंस देता है आपको, रिलेटिव क्वेश्चन देता है, ठीक है। तो अब आप इसको समझें, एंगुलर, ये एंगुलर जो है वो आपका, उसको समझ लीजिए आप। एंगुलर क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये आपकी लाइन है, ठीक है। कुछ इस तरह से आप ठीक है, ये एक बॉक्स है एक तरह का, ठीक है। इसको आप लोग समझिए, ठीक है। यहाँ पे आप समझें, देखिए ये मोशन जो है ये एक पर्टिकुलर एंगल पे जाना शुरू हुआ पहले, ठीक है। तो देखिए ये सीधा गया है, सीधा जाने के बाद धीमे 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 फिर ये वो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ ले लेता है। पैराबोलिक के इस तरह की आकृति होती है पैराबोलिक की, ठीक है। तो ये कर्वीलिनियर हो गया, मतलब इसमें कुछ लीनियर भी पोर्शन रहता है, राइट। देन उसके बाद में एक पर्टिकुलर जगह रहती है जहां से हम लोग क्या करते हैं, ये वापस होना शुरू होता है। जब आप इसको पढ़ेंगे पैराबोलिक मोशन को, ठीक है, तब आप इसको समझ पाएंगे बहुत अच्छी तरह से। तो क्या है, इसमें एंगुलर मोशन भी है और पैराबोलिक भी है। तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या है, बी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे, पेनल्टीमेट क्वेश्चन है। पेनल्टीमेट मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं फटाफट। आप लोग हिंदी में पढ़िए, मैं लोग इसको इंग्लिश में आपको पढ़ देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, द क्वेश्चन आयर मे बी ईदर ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। कोई भी क्वेश्चन आयर जो है वो या तो ओपन एंडेड होगा आपके लिए या क्लोज एंडेड होगा बेसिकली। अभी तो हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेट आ गए, जैसा आपका मन होता है कि सेमी ओपन कर देते हैं, सेमी क्लोज कर देते हैं, राइट। वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी हमें क्या करना है, हमें जिस तरह से क्वेश्चन दिया उसके कॉन्टेक्स्ट में सोचना है। सो एडवांटेज ऑफ क्लोज एंडेड क्वेश्चन आयर इज, जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन आयर है उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है, उसके बारे में बात करनी है। फटाफट आप आंसर करें, मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ जल्दी से, फिर उसके बाद में हम लोग जिसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से। ओके, ठीक है। चलिए अब हम इसको समझना शुरू करते हैं। देखिए नीचे से करेंगे हम लोग इससे। इट्स एन आंसर ट्रूली रिफ्लेक्ट रेस्पोंडेंट्स ओपन। अब आप देखिए
किसी जो आपने क्लोज एंडेड क्वेश्चन दिए हुए हैं, राइट। अब क्लोज एंडेड का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोल दिया कि आप वेजिटेरियन हैं, ठीक है। अब वेजिटेरियन में यस और नो आपके पास है, तो आपने या तो नो लगाना है या यस लगाना है। लेकिन आप इसको और ज्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट कर सकते थे, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में वेज में भी आपको वेजिटेरियन में क्या रहता है, साउथ इंडियन खाना है, आपको नॉर्थ इंडियन खाना है, गुजराती खाना है। अगर ये भी ऑप्शन होते तो आप स्पेसिफिकली उस ऑप्शन को लगाते, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, रिस्पोंडेंट जो है वो पूरी तरह से ओपन नहीं होते, ठीक है। इट प्रोवाइड द डस्ट एंड वेराइटी, ये वैरायटी प्रोवाइड नहीं कराता। वैरायटी कैसे प्रोवाइड करा देगा, जब आपने क्या किया, वैरायटी कब प्रोवाइड कराते हो, वैरायटी हम सिर्फ तब प्रोवाइड करा सकते हैं जब हम उनको क्या दें, उनको चांस दें, चांस टू ओपन चूज, ठीक है। क्या दें हम उनको, वेरिएबल्स दें। वेरिएबल्स क्या किए हैं हमने, कंट्रोल किए हुए हैं, पूरी तरह से क्लोज कर दिए हैं, राइट। कि या तो आपको ये चुनना है या तो आपको ये चुनना है। हो सकता है कि आपकी चॉइस इन दोनों में से नहीं है कुछ भी, लेकिन बट यू हैव टू चूज, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों आंसर गलत हो जाएंगे। इट एलिमिनेट द इन्वेस्टर्स वाइज। अब देखो वाइजनेस कैसे, जो आपका इन्वेस्टिगेटर्स होता है उसकी बाइजनेस कैसे कम कर सकते हो आप, ये तो बाइज ही हो गया ना, राइट। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर आपको मिल जाएगा वो क्या होगा, इट इज एन इजी टू एनालाइज। जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं वो आपके लिए आसानी कर देते हैं कि या तो होगा या तो नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक तरह से क्वालिटेटिव टाइप की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। जैसे आपने क्या करना है, एक बच्चा आपने देखा, उसकी कोई परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, अब परफॉर्मेंस में आपको 0 to 20 मार्क्स देना है। तो आपने, हो सकता है उसमें 5-6 जज हैं, ठीक है। किसी जज ने उसको 20 दिया, किसी ने उसको 19 दे दिए, किसी ने उसको 19.2 दे दिए, राइट। तो इस तरह से, तो ये क्या है ना, एक तरह से फिक्स नहीं थी, राइट। लेकिन यहाँ पे अगर ये हो जाता कि उसको हमने स्किल दे दी है 4-5 की, पहली स्किल की तो उसको 5 मार्क्स, दूसरी स्किल करी तो 5, तीसरी स्किल कर दी सक्सेसफुली। तो इस तरह से हम क्या कर सकते थे, ये इजी हो गया कि एक स्किल इज इक्वल टू 5 मार्क्स, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। अब इसमें समझिए आप, जैसे यहाँ क्या है कि सीधे के सीधे अगर आपने सही क्वेश्चन किया तो 1 मार्क्स मिलेगा आपको, गलत कर